उसमें अग्रीमेंट मिस्टेक्स डिस्कस करवाई थी। उनकी क्लास हुई थी 6:30 से लेके और तकरीबन 7:45 तक। अच्छा ठीक है बेटे, डन। मैं फिर ऐसे करूंगा कि इनकी तो डबल क्लासेस होनी है अब, तो आप लोगों को मैं सबको ही 6:30 पे ना लिंक भेज दिया करूंगा। आज की आप लोग रिकॉर्डिंग जो है ना सुन लेना ना, रिकॉर्डिंग अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। तो आज उन्होंने अग्रीमेंट मिस्टेक्स में चंद एक चीजें पढ़ी थी, वो आप तसल्ली से देख लीजिएगा बस, और वो समझ आ जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक कह रहे हो आप लोग। अच्छा जी, पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? चौथा पॉइंट जो है वो ये देखिए, माई और माइन, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हिज, हर और हर्स, इट्स, बेटे मैंने रिकॉर्डिंग तो भेज दी हुई है, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो मंडे को होगा ना लेक्चर, तो वो भी मैं सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया करूंगा। बल्कि अच्छी बात है कि सारे ग्रुप्स का ही ना इस तरह कोर्स जल्दी कवर हो जाएगा। तो जो उस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो रिकॉर्डिंग सुन लें। अच्छा जी, अब ये देखो, ये नीचे आप लोगों के सामने मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखे हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स यानी ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं, और इनके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाना बैन है। जो प्रोनाउन पोजेशन शो करता है उसके ऊपर हरगिज अपॉस्ट्रोफी नहीं लगती। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 देखो, आई एम योर्स ओबीडियंटली। जैसे फ्रेंड ऑफ हर्स इज वेरी जेनरस। जैसे कि आई हैव अ वॉच एंड आई लाइक इट्स कलर। अब इन तीन फिक्रों को देखो, योर्स के ऊपर कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाई। योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाना गुनाह कबीरा है बेटे।
हर्ज के ऊपर नहीं लगाई और यहां इट्स के ऊपर नहीं लगाई। इसकी लॉजिक समझो। अपॉस्ट्रोफी हम तब लगाते हैं कि अगर पहले पोजेशन शो ना हो रही हो। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस देखें कि अली, अकेले अली में तो कोई पोजेशन नहीं है ना, तो फिर मैं अपॉस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। अलीज ब्रदर इज वेरी टॉल। तो अपॉस्ट्रोफी तब लगती है कि जब पहले पोजेशन ना हो और नाउन को हमने पोजेशन देनी हो, तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन इन तीन ये जो प्रोनाउंस आपके सामने लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 प्रोनाउंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, इनके ऊपर अपॉस्ट्रोफी बैन है, क्योंकि ये पहले ही पोजेशन को शो कर रहे हैं। तो अगर कोई योर्स को यूं लिखता है तो वो गलत है, अगर कोई हर्ज को यूं लिखता है तो वो गलत है, और अगर कोई इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी डालता है जब इट्स पोजेशन शो कर रही हो तो वो गलत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अली सुल्तान शबीर, मोस्ट वेलकम बेटे, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, अफसर बनोगे इंशाल्लाह। तो ये जो तो ये जो बच्चा अली सुल्तान इस वक्त मौजूद है क्लास में, इस बच्चे के लिए ढेरों ढेरों दुआएं, और अल्लाह ताला इसकी जिंदगी बहुत दराज करे, खुशहाली वाली करे। नहीं जी, अ फ्रेंड ऑफ हर्ज होगा जी। चलो जी, पहले आपका ये प्रॉब्लम एक दफा मैं सेट कर दूं। ये आई है, ये माई है, ये माइन है, ये मी है, शमशाद ये जो है ना, ये जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ शब्बीर, तो ये उनका बेटा होगा। हाँ, शब्बीर का बेटा है। हाँ, मेरा तो ग्रैंड सन हुआ ना ये। और मैं दादा तो तभी बन गया था कि जब अभी मैं अनमैरिड था। आज से 20 साल पहले की बात है। यस, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हुई और आवर और आवर्स और अस
हाँ जी बिल्कुल अयाज, ऐसा ही है, ourselves। अच्छा उसके बाद you और your और yours और you और yourself। उसके बाद he, she, it और they, his और फिर his और फिर him और फिर himself। अच्छा yourself और yourselves दोनों हो सकते हैं। उसके बाद she, her और hers, फिर her और फिर herself। उसके बाद it, its, its, it और itself। ये भी मैं अभी करवा देता हूं ताकि जब आप नरेशन के ऊपर जाओ तो ये आपको पहले से चीजें आती हों। they, their, theirs, them और themselves। अच्छा जी, अब एक मिनट बेटे, अब ये जो पहला वाला कॉलम है, ये पूरा कॉलम जो है ना सब्जेक्ट होता है और इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। ये जो दूसरा वाला कॉलम है इसको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये जो तीसरा वाला कॉलम है इसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव। अच्छा उसके बाद ये जो कॉलम 4 है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। और तीसरे के दो नाम है, इसको हम एम्फेटिक केस भी बोलते हैं और इसको हम रिफ्लेक्सिव केस भी बोलते हैं। तो ये जो पहले वाले हैं ये सब्जेक्ट्स का काम करते हैं किसी भी फिक्रे में। ये जो फोर्थ कॉलम है ये ऑब्जेक्ट्स का काम करते हैं। अली डिसीव्ड मी, अली डिसीव्ड अस,
Ali deceived him, Ali deceived her। अच्छा, ये जो सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं या तो ये स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो एम्फेटिक केस इन्हें तब कहा जाता है अगर ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल हो। तो एम्फसिस से निकला है ना ये लफ्ज एम्फेटिक, जैसे आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। या ये रिफ्लेक्सिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्सिव के तौर पर कैसे कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, जैसे कि आफ्टर द फाइट कॉमा the poor husband slapped himself। ये देखो जी, तो इसमें एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर सेम है। एक्शन डूअर और एक्शन रिसीवर सेम है। क्यों नहीं भूलती बेटे? असल में इस एक्टिविटी की इतनी फ्रीक्वेंसी है कि ये भूलने ही नहीं देती मिसाल। अच्छा जी, बाज़ औक़ात ये सिर्फ स्ट्रेस के लिए आते हैं, जैसे कि आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। इसमें एक्शन डूअर और रिसीवर सेम नहीं है। तो याद रखना कि एम्फेटिक केस को अगर समझना है तो उसमें सब्जेक्ट कोई और होगा, ऑब्जेक्ट कोई और होगा। आई यहां पर सब्जेक्ट है और क्लोज यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट अगर हों आयरनी ऑफ फेट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट हों तो फिर अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन आता है तो वो सिर्फ स्ट्रेस के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो फिर इसी को एम्फेटिक केस कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस वक्त इन दो कॉलम्स की। याद रखना पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं इनके साथ नाउन्स कंपल्सरी हैं। और ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ नाउन्स बैन है। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। यानी माई कभी अकेला नहीं आ सकता। माई हाउस होगा, माई बुक्स होगा, योर हाउस होगा, योर बुक्स होगा, लेकिन ये माइन, आवर्स, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, अगर ये पोजेशन को शो करे तो ना तो इनके बाद नाउन आता है, नाउन बैन है, और अपॉस्ट्रोफी इनमें से किसी पे भी नहीं आती। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो पोजेशन को शो करते हैं।
इन 14 प्रोनाउंस में जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमननेस है, वो ये है कि इनमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आती क्योंकि ये पहले ही पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। और इनके अंदर एक इख्तलाफ ये है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बगैर सांस नहीं ले सकते। योर हाउस होगा, अ हाउस ऑफ योर नहीं हो सकता। हाँ, तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ नाउन कंपलसरी हैं, जो पोजेसिव प्रोनाउन है उनके साथ नाउन्स बैन है। माइन बुक कभी नहीं कह सकते, आवर्स बुक कभी नहीं कह सकते। सम बुक्स ऑफ आवर्स हो सकता है, अ हाउस ऑफ माइन हो सकता है। अब यहां पर हिज और इट्स क्योंकि सेम है, इसलिए ये नाउन के बगैर भी आ सकते हैं, नाउन के साथ भी आ सकते हैं। ये सेंटेंस हमें बताएगा। तो ये सारी कहानी आप लोगों के सामने इसलिए बनाई है मैंने आज कि आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस के इन रूल्स का पता चल जाए। रूल नंबर 1 क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ नाउन्स जो है वो कंपलसरी हैं। और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन्स बैन है। और इनके अंदर जो कॉमनैलिटी है वो क्या है? इनमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आती क्योंकि ये पोजेशन शो करते हैं। तो लिहाजा आई हैव अ वॉच एंड आई लाइक इट्स कलर, यहां पर इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि यहां पर जो इट्स है वो पोजेशन शो कर रहा है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव है यहां। अब मुझे बताओ ये फिक्रा सही है? सेंटेंस नंबर 4 बताइए, सही है? तो अभी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं आती, फिर यहां क्यों आई है? शाबाश। ये इट्स जो है ये इट इज है असल में। और यहां पर ये जो इट्स है, ये वाला इट्स पोजेशन को शो कर रहा है हुजूर। इट्स टेल, दे आर टेल्स। ये बात समझ आई? चले, अच्छा जी, अब हमारा जो रूल है अगला वो है हाइफन का और डैश का। हाइफन जो है वो साइज में छोटा होता है और डैश जो है वो साइज में बड़ा होता है। पहले तो इनके नामों में फर्क है और फिर इनके बिहेवियर में फर्क है। अच्छा, हाइफन का एक और नाम एन रूल भी है और डैश का एक और नाम एम रूल भी है। अब इनका जनरल बिहेवियर ये है कि जो हाइफन होता है ना, ये जो साइज में छोटा होता है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्टर है। क्योंकि छोटे लोग जो होते हैं मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो ये बेचारा छोटा सा है तो ये कनेक्ट करता है। और डैश, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग बेहतर है कि तन्हाई पसंद हो, स्टाइलिश होते हैं ना वो।
हमें किसी से मिलना नहीं पसंद, हमारी बात कोई नहीं समझता, हमारी फीलिंग्स अपनी हैं, हमारी हमारी क्लास डिफरेंट है, हम हर किसी में नहीं बैठते। तो ये जो बड़े लोगों के चोंचले हैं, उन चोंचलों की एक पूरी लिस्ट है। हाँ जी, नखरे हैं बकायदा। तो लिहाजा वो सेपरेशन पसंद करते हैं। हाँ जी, हुजूरे वाला ये बहस है, एक और बहस है, और ये चलती है अरिस्टोक्रेसी से, कि अपने आप को तबका उमरा में शुमार करना और सेकुलर थॉट अपने जहन के अंदर रखना, जिन्हें सेकुलरिज्म का टके का पता नहीं है। तो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के तरीके हैं ना मुख्तलिफ। जैसे कि यहाँ तो अगर कोई खवातीन यहाँ बूढ़ी हो जाती हैं तो डल कलर पहनना शुरू कर देती हैं। यूरोप में खवातीन जब बूढ़ी होती हैं तो ज्यादा कलरफुल हो जाती हैं, टू बी प्रोमिनेंट। वही ना, एक बहस छिड़ जाएगी अब। तो बस अपने आप को डिफरेंट शो करना है ना। तो हर कोई वतन से मोहब्बत करता है, जो वतन को गालियां देता है वो डिफरेंट है, हर कोई उसकी बात सुनेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो बड़े डैशेज हैं, बड़े लोग हैं, वो सेपरेशन का काम करते हैं, और जो छोटा हाइफन है वो कनेक्शन का काम करता है। अब देखो, अब जैसे कि मदर इन लॉ, ये लफ्जों को जोड़ता है, पहला पॉइंट। अब मदर एक लफ्ज था, इन एक लफ्ज था, लॉ एक लफ्ज था, तो इसको हाइफन ने जोड़ा है। जैसे कि कमांडर इन चीफ, जैसे कि कायदे आजम। फिर बाज औकात हाइफन दो वावल्स के बीच में भी आ जाता है, जैसे कि को एजुकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, को एग्जिस्टेंस। अगरचे आजकल को एजुकेशन को हाइफन के बगैर लिखा जा रहा है, कोऑपरेशन को भी हाइफन के बगैर लिखा जा रहा है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हाइफन आता है। और जो दो वॉवल्स के बीच में हाइफन आता है उसका नाम हियाटस भी है, हियाटस। पॉइंट नंबर 3, 21 से लेके 99 तक जब गिनती को लफ्जों में लिखा जाए, 21 टू 99, तो फिर भी बीच में हाइफन आता है, 21, 55, 20-1, 50-9, 60-7। हाँ जी बिल्कुल, हियाटस अली, डॉक्टर अली इसको मेडिकल लैंग्वेज में गैप कहते होते हैं, बिल्कुल, होल गैप। अच्छा, अब अगर फ्रैक्शंस को लेटर्स में लिखा जाए तो भी हाइफन आता है, 1/4, 2/3 वगैरह।
और ये 3 की जगह -4 बर्गर्स भी बनवाता है। और ये जो 4th बर्गर है, मुझे याद है अजमल खान है मौजूद। हाँ, तो ये 4th बर्गर जो है ये अजमल खान ने बनवाया था। अच्छा जी। अब हुजूर वाला, ये जो फर्स्ट बर्गर है उसमें शुरू में भी नाउन, आखिर में भी नाउन। हाँ बेटे, मैंने वैसे लिखा हुआ है सेम, स्पेशल थैंक्स टू अजमल खान, ये देख लो। अब ये जो भी क्लास पढ़ेगी उसे मैं रेफरेंस दूंगा कि देखो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो टीच करते हैं। अच्छा। अच्छा जी। अब इसका जो ऊपर वाला बन है और इसका जो नीचे वाला बन है बर्गर का, वो नाउन्स है। और बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म भी आ सकती है, जैसे स्नो फॉलिंग एरिया, जैसे वीट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट, जैसे स्कूल गोइंग किड्स, जैसे राइस बेस्ड डाइट, जैसे स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो यहां भी हाइफन्स आते हैं जी। दूसरा बर्गर, शुरू में सेल्फ या वेल हो। हाँ जी, बिल्कुल उधार है, बिल्कुल उधार है। शुरू में सेल्फ और वेल हो, बीच में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म हो, और एंड में नाउन हो, तो भी हाइफन्स आते हैं, जैसे सेल्फ प्रेजिंग टैक्टिक्स, जैसे वेल विशिंग पेरेंट्स, जैसे सेल्फ कंट्रोल्ड बिहेवियर, जैसे वेल डिफाइंड लाइंस। अच्छा जी। अब एडजेक्टिव्स स्टार्ट में हो, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए और एंड में नाउन आए, यानी देखो कि आपके बर्गर का जो आखिरी पैटी है वो से जो क्या नाम है, जो बन है नीचे वाला, वो सेम है। दूसरा है सेल्फ और वेल वाला। या आप लोग यूं देखो ना यार, 4 बर्गर्स को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब चेक करो जरा। तो इन सब बर्गर्स के अंदर जो पैटीज डल रहा है वो सेम है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है। और बर्गर का जो निचला बन है उसमें नाउन आ रहा है बस। अब स्टार्ट वालों को आपने याद करना है। स्टार्ट में नाउन भी हो सकता है, सेल्फ या वेल भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ये एडवर्ब वाला ऐड करवाया था अजमल खान ने। पहले मैं 3 बर्गर्स बनवाया करता था। अच्छा जी। अब ये पहला बर्गर देखो। चलें जिंगर कर लें आप, ठीक है। अब पहले में नाउन, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म और एंड में भी नाउन।
अब ये दूसरा बर्गर देखो, पहले सेल्फ या वेल, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म। भाई आप अपनी अपनी मर्जी से अंडे वाला बर्गर बना लो ना उस्मान। और एंड में नाउन, जैसे सेल्फ प्रेजिंग टैक्टिक्स, जैसे वेल विशिंग पेरेंट्स, और जैसे सेल्फ कंट्रोल्ड बिहेवियर, और जैसे वेल डिफाइंड लाइंस। तो इनमें भी हाइफन्स लगते हैं सेल्फ और प्रेजिंग के बीच में। हाँ फरहान, मैं वीडियो भेज दूंगा बेटे, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब इस थर्ड बर्गर को देखें, पहले एडजेक्टिव और बाद में वही चीजें। जैसे कि लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। एडजेक्टिव की निशानी ये होती है कि उनकी जनरली फॉर्म्स बनती हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट। इनके बाद थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती हैं, जैसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, फास्ट रनिंग कार, स्ट्रॉन्ग बिल्ट मैन, नैरो माइंडेड पर्सन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो था ये अजमल खान ने बनवाया था। इन्होंने कहा था सर एडवर्ब भी लगा सकते हैं पहले, जैसे हाईली एप्रिशिएटेड कोटेशन, जैसे स्लोली स्पीकिंग पर्सन, जैसे एक्सट्रीमली क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर, जैसे स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट्स, जैसे नीटली डेकोरेटेड रूम, और जैसे एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड आइडिया। तो हाइफन का आपको रोल समझ आया? हाइफन का पहला रोल ये है कि ये लफ्जों को मिलाता है, और जब और फिर ऐसे लफ्ज कहलाते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स, या ये दो वॉवल्स के बीच में आता है, या ये गिनती जो होती है 21 से 99 तक, अगर उनको लफ्जों में लिखा जाए तो फिर आता है, या ये फ्रैक्शंस को लफ्जों में लिखा जाए तो फिर आता है। ऐसा ही है मुजम्मिल इमाम। बेटे मेरा जो ज़हन है ना, एन इसलिए कहते हैं कि देखो ये एन साइज में छोटा है, और एम इसलिए कहते हैं कि ये लव साइज में बड़ा है, इस वजह से। अच्छा जी, अब आई है डैश की बात। डैश की काफी सारी चीजें आप लोग पहले जानते हो, याद करवाता हूं अब मैं आपको। नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए डैशेस लगते हैं। यूं उठाओ आप, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए ये बेटे हाइफनेटेड वर्ड्स बनेंगे, ये हाइफनेटेड नाउन्स। अच्छा जी, नॉन इसेंशियल एलिमेंट है, ये देखो अब जरा,
अब ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने आपको अर्ज किया था कि दो कॉमास के बीच वाला पार्ट नॉन एसेंशियल होता है। अली कॉमा हु वाज इंटेलिजेंट कॉमा गॉट अ जॉब। आपके सामने ये जो सेंटेंस नंबर 2 है, इसमें मेन क्लॉज तो बोलो। अली गॉट अ जॉब। शाबाश शाबाश। ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट मैंने सबको पढ़ाया हुआ है। हाँ, जब मैं ये कहता होता हूं ना कि दो कंजंक्शन के बीच वाला, दो दो कॉमास के बीच वाला पार्ट कभी कंजंक्शन नहीं हो सकता, नॉन एसेंशियल होता है। अच्छा जी, अब दो कॉमास के बीच वाला पार्ट, दो डैशेस के बीच वाला पार्ट और दो ब्रैकेट्स के बीच वाला पार्ट, वो दो डैशेस भी हो सकते हैं, दो ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं और दो कॉमास भी हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, याद है अभी, क्या बात है आप लोगों को। अच्छा जी, एंड बट और सो, मैंने आपको बताया था कि इनको सेमी कोलन रिप्लेस कर सकता है, याद है। फैन बॉयज है ना, तो इनको सेमी कोलन भी रिप्लेस कर सकता है और इनको कोलन भी रिप्लेस कर सकता है और इनको डैश भी रिप्लेस कर सकता है। हाँ जी, तो फैन बॉयज में से एंड बट और सो को डैश, कोलन और सेमी कोलन, ये तीनों चीजें रिप्लेस कर सकती हैं, तीन पंक्चुएशन मार्क्स। मैंने कहा था ना कल बेटे कि आगे काम आसान है, आगे काफी सारी चीजें आपको आती हैं पहले से ही। तो आप पहले ये जानते थे कि फैन बॉयज में से एंड बट और सो वो फैन बॉयज हैं जिनको सेमी कोलन रिप्लेस कर सकता है। तो अब उसमें इजाफा कर दो कि सेमी कॉलन भी रिप्लेस कर सकता है, कोलन भी रिप्लेस कर सकता है और डैश भी। और जजाकल्ला बेटे फातिमा, जजाकल्ला। अच्छा, अगली बात, अब डैश का एक और फंक्शन देखिए। सेंटेंस नहीं बेटे, ऊपर नीचे नहीं लिखा जाता इनको, इनको दरमियान में लिखा जाता है। डैश जो होता है वो भी दरमियान में होता है और जो हाइफन होता है वो भी दरमियान में होता है। ये जो आपने बनाया है ये अंडरस्कोर बनाया है, ये और चीज है।
हाँ जी। अच्छा, अब ये पॉइंट 3 को देखिए। ये जो डैश और कॉमा है, ये दो पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जो कि सेंटेंस के एंड में आ सकते हैं, एक सडन पॉज देने के लिए या एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब देखो सेंटेंस नंबर 1, यूएसए विल नेवर बी ऑनेस्ट विद पाकिस्तान। ये सादा फिक्रा है। अब इसमें स्ट्रेस देने के लिए यूं लिखेंगे, यूएसए विल बी ऑनेस्ट विद पाकिस्तान डैश नेवर, या कॉमा नेवर। सेंटेंस नंबर 2 और 3 को देखो आप। सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3 को देखो आप, 1 को भी मिला लो साथ। सेंटेंस नंबर 1 जो है वो सादा फिक्रा है, सिंपल सेंटेंस है। यूएसए विल यूएसए विल नेवर बी ऑनेस्ट। और ये जो सेंटेंस नंबर 2 और 3 है, ये इसमें एक डायलॉग की सेंस बन जाती है, स्ट्रेस की सेंस बन जाती है, या सडन पॉज की सेंस बन जाती है। जैसे सेंटेंस नंबर 2 को देखें कि यूएसए विल बी ऑनेस्ट विद पाकिस्तान, लग रहा है कि वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट होगा पाकिस्तान के साथ। और आखिर में हम सडन पॉज देके कहते हैं नेवर। तो सडन सेंटेंस के एंड में हमने पॉज या शिफ्ट ऑफ थॉट देनी हो, पॉज देना हो या शिफ्ट ऑफ थॉट देनी हो, तो भी हम कॉमा और डैश दोनों यूज कर सकते हैं। आई विजिटेड लाहौर वंस, आई विजिटेड लाहौर कॉमा वंस। ही कम्स टू मीट मी सेल्डम। कॉमा सेल्डम या डैश सेल्डम दोनों आ सकते हैं। ही टेक्स बाथ। जजाकल्ला बेटे। यही यही टेक्निक्स हैं जो कि ये तहसीलदार लोग और ये एएसआई वालों के लिए इनको जरूरत पड़ेगी इनके एमसीक्यूज में, और सीएसएस पीएमएस वालों को आउटलाइन में, इन्हीं टेक्निक्स की। अब अगर हम देखें कि ही टेक्स बाथ, यहां से लग रहा है कि वो नहाता है। आखिर में हमने पॉज देके या थॉट को मुकम्मल चेंज किया, वंस अ ईयर, साल में एक दफा। और यार ये कोई बेटे कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको, आप उर्दू में ऐसे फिक्रे यूज करते हो। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे, नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर एतबार करूंगा? कभी नहीं। जो हमारी मुलाजमा है वो ईमानदारी से सफाई करेगी, सोचना भी मत। हो ही नहीं सकता। यानी पहले हम देखें, एक थॉट देते हैं, राना नासिर तूर नहीं नहाता। फातिमा ये क्या चीज है?
हाँ जी, रमूज, बिल्कुल बिल्कुल रमूज कहा जा सकता है इसको। अब देखो मेरा बच्चा सेमी कोलन को, और सेमी कोलन में भी कोई नई चीज नहीं बतानी, आप लोग खुद बताओगे कि आपको आता है कि नहीं। बताओ। राना नासिर तूर आज है सही क्लास में? ये देखें, ये कैप्टन डॉक्टर अली जो है, ये इस वक्त कह रहे हैं कि जब मैं सियाचिन में पोस्टेड था तो 89 डेज के बाद मैं नहाया था। उफ। खैर वहां तो भाई, वहां तो कंपल्शन है ना, आपका जो वो एक स्पेसिफिक गियर होता है उससे तो आप बाहर नहीं निकल सकते। हाँ। अच्छा चलो मेरा बच्चा, अब सेमी कॉलन को पढ़ो ना जरा, इसका पॉइंट नंबर 1 आपको आता है? हाँ। अब देखो जी, अब पॉइंट नंबर 2 बताओ। ये सबको आता है? कि कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमी कोलन और बाद में कॉमा आता है। ये तहसीलदार लोग बताएं मुझे, तहसीलदार और एएसआई वाले लोग ये बताएं मुझे, कंजंक्शन कॉम्बिनेशन में किया था? चलें जी। अच्छा जी, ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये आपके लिए न्यू होगा शायद। बिफोर ट्रांजिशनल फ्रेजेस, सबसे पहले तो देखो कि व्हाट इज अ ट्रांजिशनल फ्रेज। व्हेन अ फ्रेज परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ कंजंक्शन, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशनल फ्रेज। फैन बॉयज कंजंक्शन का काम कर सकते हैं। अब जरा आप इन 4 फिक्रों को मिला के तो पढ़ो, इन 4 सेंटेंसेस को मिला के पढ़ो जरा, समझ आती है कुछ? Ali loves books, comma, and his father buys many books for him. अब एंड को रिप्लेस कर सकता है सेमीकोलन। अली लव्स बुक्स, सेमीकोलन, हिज फादर बाइज मैनी बुक्स फॉर हिम। अब सेंटेंस नंबर 3 को देखो, यहां पर कंजंक्टिव एडवर्ब लगा हुआ है। अली लव्स बुक्स सेमीकोलन मोर ओवर कॉमा हिज फादर बाइज मैनी बुक्स फॉर हिम।
तो अब सेंटेंस नंबर 4 को देखो। अजमल कह रहे हैं फर्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरे में सेमी कोलन है, तीसरे में सीए है और चौथे में फ्रेज है। शाबाश। तो देखो मेरा बच्चा, ये सेम सेंटेंसेस हैं। पहले में फैन बॉयज का लगा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरे में सिर्फ सेमी कोलन लगा हुआ है, तीसरे में कंजंक्टिव एडवर्ब है जो कि जिससे पहले सेमी कोलन होता है और बाद में कॉमा होता है। और अगर कोई फ्रेज कंजंक्शन का काम करे तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रांजिशनल फ्रेज। तो ट्रांजिशनल फ्रेज की भी सेम ट्रीटमेंट किया करो जैसे तुम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब की करते हो। कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन आता है और बाद में कॉमा आता है। इसी तरह अगर कोई फ्रेज कंजंक्शन का काम करे तो पहले सेमीकोलन आता है और बाद में कॉमा आता है। मुझे बताओ, ट्रांजिशनल फ्रेज समझे हो आप लोग? यानी कि ट्रांजिशनल फ्रेज और कंजंक्टिव एडवर्ब की ट्रीटमेंट सेम है, सेम ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? कि पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा। अच्छा जी, अब ये चीजें नहीं है। आसिफ कह रहे हैं व्हेन अ फ्रेज परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ कंजंक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिशनल फ्रेज। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आज का आखिरी पॉइंट है। मंडे को इंशाल्लाह ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। आज का आखिरी पॉइंट है कि सेंटेंस में ना बाज औकात लफ्जों की सीरीज बनती हैं। अगर वो सीरीज सिंगल वर्ड की बने या डबल वर्ड्स की बने तो उनको कॉमा से अलग किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 1 पढ़ो। ही इज ऑनेस्ट कॉमा, सिंसियर कॉमा, ब्रेव एंड स्मार्ट। आखिरी एंड से पहले कॉमा लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता। ज्यादा ग्रामेरियन ये कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक पंक्चुएशन की बुक है कैम्ब्रिज वालों की। एक मिनट ठहरो जरा। मैं देख लूं बुक, अगर कहीं पास पड़ी हुई है तो मैं वो दिखाऊं आपको। नहीं पास पड़ी हुई बेटे। इट इज इन द piles and piles of books are here। इसको भी मैंने कल संडे है तो कल बैठ के ना इन बुक्स को मैंने अब सॉर्ट आउट करना है सबको। अभी शेयर करूंगा बेटे, अभी इसको जो है ना कंप्रेस करके शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, मुझे ये पॉइंट खत्म करने दो, फिर आपके क्वेश्चंस का मैं देता हूं जवाब।
अजमल खान मैं बताता हूं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस में सीरीज बनती है बाज़ औक़ात। ही इज ऑनेस्ट, सिंसियर, ब्रेव एंड स्मार्ट, या तो सिंगल सिंगल वर्ड की सीरीज बनती है, या फिर डबल डबल वर्ड्स, पेयर्स की सीरीज बनती है। आप ऐसे करो, नोट वन को लिख लो सीरीज ऑफ सिंगल वर्ड्स, सीरीज ऑफ ग्रुप्स, ना सीरीज ऑफ पेयर्स, और तीसरे को कहो सीरीज ऑफ ग्रुप्स। या तो सीरीज में सिंगल वर्ड होंगे या पेयर्स होंगे, जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर कॉमा, ब्रेव एंड स्मार्ट कॉमा, एंड वाइज एंड हार्ड वर्किंग फुल स्टॉप। तो सिंगल वर्ड की सीरीज और ग्रुप्स की जो सॉरी सिंगल वर्ड्स की सीरीज और पेयर्स की सीरीज को कॉमा अलग कर सकता है। लेकिन अगर ग्रुप्स हों, यानी जिसमें दो से ज्यादा अल्फाज हों, तो कॉमा में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ज्यादा बोझ उठा सके, तो फिर सेमी कोलन का यूज होता है, और सेमी कोलन को हम लोग सुपर कॉमा भी कहते हैं। सेमी कोलन का दूसरा नाम सुपर कॉमा भी है। तो कॉमा के नातवा कंधे सिंगल वर्ड्स की सीरीज को में आ सकते हैं, ग्रुप्स की सीरीज बन रही हो तो भी आ सकते हैं, लेकिन अगर सॉरी पेयर्स की सीरीज बनती हो तो भी कॉमा से उनको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रुप्स हों जिसमें दो से ज्यादा मेंबर्स हों, तो उनको सेमी कॉलन ही अलग करता है भाई। जैसे ही इज ऑनेस्ट कॉमा स्मार्ट एंड सोबर, सेमी कोलन, हैंडसम जेंटल एंड वाइज, सेमी कोलन, एंड सिंसियर ट्रस्टवर्थी एंड लॉयल। अब मुझे बताओ, जरा जवाब दो कि सेंटेंस में सीरीज की कितनी टाइप्स है। अच्छा, किन दो टाइप्स को कॉमा अलग कर सकता है? वर्ड्स और पेयर्स की सीरीज को। शाबाश अजमल खान, गुड। वर्ड्स और पेयर्स को, वर्ड्स और पेयर्स को, शाबाश। अच्छा, अब अगला सवाल, दो से ज्यादा लफ्जों का अगर ग्रुप हो और उसकी सीरीज बनी हुई हो, तो क्या उनको कॉमा सेपरेट कर सकता है? यस और नो? बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश शाबाश शाबाश। चलें जी, आगे रह गया कोलन, कोलन के बाद रह गया कॉमा, कोलन और कॉमा। एंड से पहले कॉमा आ भी सकता है, आखिरी एंड से पहले, और नहीं भी आ सकता। लेकिन जनरली जो ग्रामरियंस है वो कहते हैं कि आखिरी एंड से पहले कॉमा नहीं आना चाहिए। एक मिनट, ट्रस्टवर्थी को देखूं मैं।
हाँ, कंक्लूडिंग एंड। हाँ जी बेटे, उसको डिस्कस करूंगा मैं, राव कैसर। मैं ये कहता हूं कि कंक्लूडिंग एंड से पहले कॉमा नहीं होना चाहिए। कंक्लूडिंग एंड यानी जो सीरीज के आखिर वाला एंड होता है बेटे, वो ये देखो जो मैंने रेड किए हुए हैं। अच्छा, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछते हो ना, अगर आप लोग मेरी ओपिनियन पूछते हो, तो मैं ये कहता हूं कि अगर सिंगल वर्ड की सीरीज हो ना, तो उसमें कॉमा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अकेला एंड है, वो खुद ही बता रहा है कि मैं आखिरी एंड हूं। तो यहां कॉमा का पॉज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ग्रुप्स हो ना, तो उसमें आखिरी कॉमा से पहले एंड आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ग्रुप्स के अंदर पहले ही एंड मौजूद है, तो जो लास्ट कंक्लूडिंग एंड होगा ना, उसको हाईलाइट करने के लिए उससे पहले कॉमा आना चाहिए। और नंबर 3 में तो आना ही सेमीकोलन चाहिए, क्योंकि इन ग्रुप्स के अंदर भी एंड्स मौजूद हैं। असल में ना बात मेरा बच्चा ये है, सेंटेंस नंबर 1 में एक अकेला एंड है, कॉमा ना भी लगाया जाए तो वो खुद अपने आप को हाईलाइट कर सकता है कि मैं आखिरी एंड हूं, मेरे बाद आखिरी आइटम आ रहा है। सेंटेंस नंबर 2 में देखो, 1 2 3 4 एंड्स हैं। अब ये जो ब्लू कलर के एंड हैं, ये लफ्जों को मिला रहे हैं। ये जो रेड कलर का एंड है सेंटेंस नंबर 2 में, ये है कंक्लूडिंग एंड। यहां पर कॉमा आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि सारा गडमड गिचमिच हो जाएगा अगर हम। नहीं, इंटरनल एंड के बाद नहीं आना चाहिए बेटे। अच्छा सॉरी, ग्रुप्स में, हाँ जी ग्रुप्स में तो होना चाहिए ना बेटे। जहां दो से ज्यादा अल्फाज आ जाते हैं उसमें कॉमा लगता है, लेकिन ग्रुप के अंदर वाला जो एंड है उसमें कॉमा की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखो, ही इज ऑनेस्ट स्मार्ट एंड सोबर, यहां पर अकेला एंड है। ये खुद ही अपने आप को हाईलाइट कर रहा है और बता रहा है कि मेरे पास सोबर आखिरी लफ्ज है। अच्छा, हैंडसम जेंटल एंड वाइज, यहां पर एंड खुद ही आखिरी एंड है और बता रहा है कि मेरे बाद वाइज जो है वो लास्ट वर्ड है मेरे ग्रुप का। अब ये वाला जो रेड वाला एंड है ना, ये असल में पूरे ग्रुप्स की एंडिंग बता रहा है। ये जो ग्रुप में बीच वाले एंड्स हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे बाद आखिरी वर्ड है। वाजे करने के लिए कह दो आप मितला, या आप पॉज देने के लिए कह दो, आपकी मर्जी। बस जी, अब आप लोगों ने जो सवाल पूछने हैं, आपसे ऐसे चेक कराने हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है। मेरा दोस्त फैसलाबाद से मुल्तान आना चाह रहा है फॉर इवेल्युएशन, तो क्या हुक्म है आपका, आपसे इवेल्युएट करवाना, करना करना उसने है लाइव।